समीर जी। मल्लिकार्जुन खड़गे की आज की जो उनका जो भी भाषण रहा उसकी एक उसकी पृष्ठभूमि के तौर पर 26 नवंबर को उन्होंने जो संविधान सम्मेलन में भाषण दिया और उनकी जो भाव भंगिमा थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से उन्होंने ईवीएम को लेकर, और केवल ईवीएम नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है, पूरी चुनावी मशीनरी है, उसको लेकर जो बातें कही, और वो दिखाई पड़ रहा था कि ये अब इंडिया गठबंधन के घटक दलों में चुनाव को लेकर, परिणाम को लेकर जो भी वो आरोप लग रहे हैं, अब वो आरोप केवल शिकायत तक नहीं सीमित रहेंगे, वो केवल चुनाव आयोग को लेटर लिखने तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर उस दिन कहा कि हमको चुनाव नहीं चाहिए ईवीएम से, केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। तो ये उसी चीज का एक एक्सटेंशन आज का भाषण ये कह सकते हैं, और उसको पूरी जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें शुरुआत से लेकर, यानी वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर मतदान के दौरान, फिर मतगणना के समय, और सबसे ज्यादा तो ये कि मतगणना के आंकड़े आने के बाद 5-10 घंटे के बाद जिस तरह से आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, तो इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है उन्होंने। और इसको लेकर अब जो जिस तरह से अब विपक्ष का रवैया दिखाई पड़ रहा है, या उसकी जो रणनीति, कार्यशैली दिखाई पड़ रही है, वो दिख रहा है कि ये केवल और केवल एक आंदोलन से ही इस पर रोक लगाई जा सकती है, या जी। ईवीएम के बजाय अगर वो आना चाहते हैं बैलेट पेपर पर चुनाव, चूंकि ईवीएम पर अगर भरोसा नहीं है तो दूसरा रास्ता यही है। इसको लेकर पहली बार ये दिखाई पड़ रहा है कि इस तरह से मुखरता के साथ बड़े नेता, खड़गे जैसे बड़े नेता, या फिर राहुल गांधी हो, या फिर अखिलेश यादव हो, पहली बार इसको लेकर इस तरह से ऐसे मंचों पर, अखिलेश यादव ने तो सीधे पार्लियामेंट में ही कहा कि हम सारी सीटें जीत जाते हैं अगर उत्तर प्रदेश में, तब भी हम बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहेंगे। इसे लेकर अब ये सीधे तौर पर दिख रहा है कि आंदोलन के रास्ते पर बढ़ने को तैयार है इंडिया गठबंधन, और दूसरी ओर उसके ऊपर जिस तरह से आम मतदाता का भी दबाव है, और दबाव ये जी। भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों एक एप्लीकेशन खारिज करते हुए जो कहा है, कि याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप जीतते हैं तो आपको ईवीएम अच्छी लगती है और हारते हैं तो खराब। उन सारी चीजों का जवाब देने के लिए ये दबाव भी है विपक्ष के ऊपर कि वो इसको लेकर आंदोलन में उतरे, या तो, और या फिर शांत रहे, उसका आरोप न लगाए। तो ये लग रहा है कि अब उसको, और चूंकि पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है, वो चाहे हरियाणा में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, इसके पहले भी कई चुनाव में ये सारी चीजें दिखाई पड़ी हैं, आरोप लगे हैं, लेकिन अब वो चीजें, शिकायत और याचिका, इन सब से बाहर निकलकर वो सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। इसके लिए इंडिया गठबंधन पर दबाव भी है, और उनको भी ये लग रहा है कि इसके अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि जी। चुनाव आयोग को आपको बुलाएगा और फिर वही जवाब दे देगा जो उसने हरियाणा के मामले में दिया था। चुनाव आयोग ने लेकिन यहां एक दूसरी कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी कार्रवाई यह है कि चुनाव आयोग ईवीएम के बारे में बात करने वाले लोग, ईवी आज मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, वो सब बाहर निकल के ये बातें आएंगी। क्या ये एक आंदोलन का स्वरूप लेगा? ये सारी चीज़ें हैं। जरा इस पर एक बार समीर जी आपसे समझना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन जो 26 दिसंबर से जिसकी शुरुआत हो रही है बेलगाम से, ये आंदोलन आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं, और महाराष्ट्र की सियासत में खासकर एकनाथ शिंदे का रोल, अजीत पवार का रोल, क्योंकि वहां भी 2 बैसाखियां हैं बीजेपी के आगे। जी बिल्कुल राजीव जी, इस निश्चित रूप से इस आंदोलन की जरूरत, और इस आंदोलन को लेकर जो विपक्ष की रणनीति है वो जरूरी है। और इसके लिए केवल ये बात तो है ही कि चुनाव में आप चुनाव आयोग पर, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। दूसरी ओर एक जो बड़ा जन दबाव है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में, क्योंकि जी। विपक्ष के ऊपर अब ये सवाल उसके भी उठते हैं लगातार कि आप ईवीएम पर भरोसा तो नहीं जता रहे हैं, लेकिन आप उसके खिलाफ मैदान में आ क्यों नहीं रहे, आप सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं। हम आप भी ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि इतने दिनों से, लगातार 10 साल से कई चुनाव ऐसे हुए, और हाल के फिलहाल जो हरियाणा और ये महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, ये तो साफ दिखाई पड़ा है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी कई सीटों पर वोट किस तरह से, परसेंटेज कितने ज्यादा बढ़ गए, जिसका असर हुआ। नहीं तो जो स्थिति होती लोकसभा चुनाव में एनडीए गवर्नमेंट की या एनडीए की, गठबंधन की,
वो सबको पता है। तो ये मजबूरी भी है अब विपक्षी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, कि वो सड़कों पर इसके लिए उतरे, अन्यथा वो लोगों का विश्वास भी खो देगी। वही लोग जो उसको समर्थन देने को तैयार है, फिर उससे लगातार अब सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं। और जिस तरह से अभी पुणे में बाबा आढाव बैठे रहे अनशन पर, उन्होंने भी एक तरह से इंड्यूस किया है कि आप लोगों को उतरना चाहिए, कुछ करना चाहिए, अन्यथा केवल चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दे देने से, शिकायत दे देने से, कुछ प्रमाण दे देने से काम नहीं चलने वाला है। वो भी दीजिए, आप कोर्ट में भी जाइए, संसद में भी उठाइए, और सबसे ज्यादा जरूरी जो इस लोकतंत्र में आपको अधिकार मिला हुआ है कि आप उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरिए, ताकि आम जनता तक वो बात आपकी पहुंचे कि कैसे आप ये जो सारे आरोप लगा रहे हैं, कैसे पूरी चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट किया गया है, अपने हिसाब से सरकार ने चुनाव आयोग को एक तरह से कब्जे में रखकर काम कराया है। तो ये जो आपके आरोप है उसको वहां तक पहुंचना चाहिए इसके लिए। दूसरी बात जो महाराष्ट्र की आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि एकनाथ शिंदे का अभी दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक करना, बैठक के बाद उनकी तस्वीर वायरल होना, फिर मुंबई जाना, मुंबई में सारी जो बैठकें थी सबको रद्द कर अपने गांव पहुंच जाना, और फिर गांव में 2 दिन बीमार रहने के बाद ठीक होकर वापस मुंबई लौटना, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम बहुत कुछ कह रहा है। ये तो साफ है कि एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी का जो इतना जबरदस्त दबाव है कि आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बावजूद उसके वो अगर अपने पैर की पीछे खींच रहे हैं, तो इसके ये एक सामान्य बात तो नहीं हो सकती है। इसके पीछे निश्चित तौर पर कुछ गंभीर बातें हैं, खास मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जांच एजेंसियां हैं और जो अब तक का इतिहास रहा है पिछले 10 साल का, उनको ये सारी चीजें पता है। इसके अलावा ये भी ठीक है कि एक नए सिरे से दूसरे गठबंधन की तैयारी हो रही थी। तो अगर ये सरकार अभी बन भी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे किसी मजबूरी वश, चाहे एकनाथ शिंदे हो चाहे अजित पवार हो, किसी मजबूरी वश अभी ये सरकार में शामिल हो जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं रह सकता कि 5 साल तक उसी रूप में चलते रहेंगे। बहुत सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं, और दोनों के ऊपर चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी ने दबाव डाले हैं जी, दबाव हर तरह से डाले हैं। अजित पवार इस तरह से एक विद्रोही भूमिका थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को अपने चुनाव क्षेत्र में उन्होंने रैली के लिए नहीं बुलाया नहीं, मना कर दिया कि आपको आने की जरूरत ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ के नारों को लेकर उनकी आलोचना कर रहे थे। लेकिन अब अगर वो सरकार बनाने को तैयार हो रहे हैं, तो ये सरकार बनी भी रहती है तो आगे कितने दिनों तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बनी सरकार ही इसी महाराष्ट्र में कितनी बार बनी और कितनी बार टूटी पिछले 5 साल में हम लोगों ने देखा। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार अच्छा खासा उसके पास विधायकों की संख्या है, लेकिन ये भी सही बात है कि पूर्ण बहुमत से वो सीटें उसकी काफी ठीक ठाक कम है। तो ये चीजें आज की तारीख में अभी तो खैर तय ही नहीं हो पा रहा है कि सरकार बन पा रही है, नहीं बन पा रही है, कब तक सरकार शपथ लेगी। संवैधानिक संकट जो है उसकी तो हम लोग बातें ही छोड़ दें। 26 नवंबर उस कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन अब तक सरकार नहीं बन रही है। तो किस तरह का संवैधानिक संकट है, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। न तो चुनाव आयोग को कुछ पता चल रहा है, न ही सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता चल रहा है, और न ही सरकार को कुछ पता चल रहा है, न ही राष्ट्रपति को कुछ पता चल रहा है। अपने आप में बहुत गंभीर मसला है, लेकिन इन सब के बाद जब सरकार बन भी जाती है तो वो इसी रूप में कितने दिनों तक चलेगी ये कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत, उसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार और उन दोनों की बैसाखियों के सहारे ये बीजेपी 132 सीटें हैं, ठीक ठाक सीटें हैं, स्ट्राइक रेट काफ़ी कमाल का है। लेकिन उसके बाद भी क्या बीजेपी यहाँ इन दोनों को